गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार आपको मॉर्निंग डोज पीवाईक्यू उपलब्ध कराए जा रहे हैं और यकीन मानिए दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी दिल से मन से इन पीवाईक्यू को फॉलो करेगा, इस सीरीज को फॉलो करेगा, आने वाली परीक्षा में उसको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। ये सीरीज ना केवल पुराने प्रश्नों को आपके सामने ला रही है, बल्कि आपका बेहतरीन तरीके से उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी और जीएस जीके का रिवीजन भी करा रही है। तो रिवीजन जो होता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पीवाईक्यू की वैल्यू क्या होती है, जब आगामी परीक्षा में आप इस सीरीज को फॉलो करके बैठेंगे ना, तब आपको ये समझ में आएगा। जो भी नए अभ्यर्थी हैं, पुराने अभ्यर्थियों को तो पता है कि पीवाईक्यू की उपयोगिता क्या होती है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जिन टॉपिकों से वो क्वेश्चन निकले होते हैं, उन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द अन्य फैक्टरों से नया पेपर भी सेट किया जाता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। और कई ऐसे हमारे पॉपुलर टॉपिक होते हैं जिनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इस सीरीज को फॉलो करो, मॉर्निंग डोज पीवाईक्यू को। एंड इसके अलावा चैनल पे जो अदर हमारे वीडियोज या कंटेंट आ रहा है, उसको भी आप जरूर देखिए, और वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, बाकी जिन लोगों को ग्रुप सी के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चाहिए, वो भी लॉन्च हो चुके हैं 1 अप्रैल से। आप 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का जो कोर्स चल रहा है, खाकी वाला स्पेशली नाम से, तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। ये आगामी जितने भी ग्रुप सी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, और आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, और बाइलिंगुअल है, यानी कि दोनों भाषाओं में ये टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। केवल 20 नंबर जो हिंदी, 20 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं वो हिंदी में ही होंगे, बाकी 80 क्वेश्चन इसमें बाइलिंगुअल होंगे, और बहुत अच्छा लाभ आपको टेस्ट सीरीज लगा के मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। आज है उत्तराखंड जी के पीवाईक्यू का पार्ट 14। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अनंतपाल का धारसील शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? तो बताइए, अनंतपाल का जो धारसील अभिलेख है, ठीक है, शिलालेख है, वो कौन से वंश का इतिहास बताता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है पंवार वंश। ठीक है, पंवार वंश का शासक था भैया अनंतपाल द्वितीय। अनंतपाल द्वितीय की मैं बात करूं, इसका जो हमको शिलालेख प्राप्त हुआ है धारसील, जो कि कहां पड़ता है वर्तमान में, ऊखी मठ। ऊखी मठ में से हमको इसका शिलालेख मिला है। ठीक है, या बोल सकते हैं कि इसका अभिलेख प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे। और ये मंदाकिनी घाटी का है, और ये जो हमारा अभिलेख है या शिलालेख है, ये 1335 ईस्वी का है। 1335 ईस्वी का। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता आपसे, पहली जो हमारी मुद्रा थी तांबे की किसने छापी? पहले तांबे की मुद्रा लाने वाला शासक था हमारा लखनदेव या लक्षणदेव, पूछ लेता है। पंवार वंश की स्थापना किसने की? तो 888 में ईस्वी में पंवार वंश की स्थापना की थी किसने? कनकपाल ने। ठीक है, तो ये सब जो छोटे छोटे हमारे पॉइंट है आपको याद होने चाहिए एग्जाम में। कनकपाल ने पंवार वंश की नींव डाली थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अनंतपाल द्वितीय का ही शिलालेख जो है या अभिलेख है धारसील से प्राप्त हुआ है 1335 ईस्वी का। कई बार वो धारसील न देखे, अनंतपाल का शिलालेख निम्न में से कहां से प्राप्त हुआ है, ना धारसील देगा ना ऊखीमठ देगा, सिंपली ऑप्शन दे देगा मंदाकिनी घाटी। ठीक है, मंदाकिनी घाटी आपको याद रखना है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बना देता है आयोग चालाकी से। तो मंदाकिनी घाटी में ही पड़ता है ऊखीमठ, धारसील जो प्लेस है। क्लियर हो गया? ये गढ़वाल के राजाओं के इतिहास में सबसे पहला या पुराना, पंवार शासकों में सबसे प्राचीन शिलालेख है, यह अभिलेख है। ठीक है, अब शिलालेख अभिलेख समझ तो आता है ना आपका। पुराने राजा क्या करते थे, अपने प्रतीक के रूप में अपने साम्राज्य के बारे में कहीं पत्थरों में खुदवाते थे, वही शिलालेख हुआ। ठीक है, जैसे अशोक का शिलालेख है कालसी में। चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। अब देखिए, मुगल बादशाह अकबर के समकालीन तो बहुत से शासक होंगे, एक ही नहीं होगा, लेकिन इसमें दिए गए स्पेशली जो है भाई, रुद्रचंद जो था वो आपका अकबर का समकालीन राजा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रुद्रचंद और अकबर की भेंट भी होती है, ये हमने पढ़ा है उत्तराखंड के इतिहास में। रुद्रचंद ने भैया आपका रुद्रपुर नगर भी बसाया था। रुद्रपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो रुद्रचंद ने की थी। रुद्रचंद ने अल्मोड़ा में मल्ला महल भी बनाया था, मल्ला महल नामक किला एक। ठीक है, अल्मोड़ा में मल्ला महल किसने बनाया था, क्वेश्चन बनता है। तो ये हमारा रुद्रचंद ने बनाया था। ठीक है, तो देखिए पंवार शासक और जितने भी चंद शासक है, इनसे संबंधित मैंने भाई डिटेल्ड वीडियो आपको दी है उत्तराखंड जीके रिवीजन महाकुंभ क्लास में। आप उसको देखिए, आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, और काफी महत्वपूर्ण वो क्लासेज है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो रुद्रचंद हो गया ना हमारा। कुछ इंपोर्टेंट चंद शासक है, जैसे रुद्रचंद हो गया, ज्ञानचंद हो गया, बाज बहादुर चंद हो गया, जगत चंद हो गया, देवी चंद हो गया। इनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। इनको याद, लक्ष्मी चंद हो गया जैसे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है हमारा कि अकबर और रुद्रचंद की भेंट कहाँ पे हुई थी। तो इनकी भेंट हुई थी 1588 ईस्वी में। कहाँ पे हुई थी? लाहौर में, ठीक है। लाहौर उसमें भारत का हिस्सा था, बंटवारे के बाद गया ना भारत के, पाकिस्तान के पास तो लाहौर। तो अकबर और रुद्रचंद की भेंट लाहौर में होती है। बोला जाता है कि उसमें रुद्रचंद ने अकबर को तिब्बती याक जो होता है ना, तिब्बती याक, तिब्बत की जो गाय होती है बड़े बालों वाली, तो तिब्बती याक भी और कस्तूरी हिरणों की खाल भेंट की थी। और इस घटना का उल्लेख हमको मिलता है, भैया ये इंपोर्टेंट है, अकबर और रुद्रचंद की भेंट का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है हमको तुजुक ए जहांगीरी में। तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक में, तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि हमारा किसकी है? जहांगीर की आत्मकथा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट देखिए, 1563 में अल्मोड़ा को राजधानी किसने बनाया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अल्मोड़ा को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो इसका नाम था भैया आपका बालो कल्याण चंद, ठीक है। चंद राजाओं ने भैया हमारा अल्मोड़ा को राजधानी बनाया। चंद वंश की स्थापना कहाँ पे हुई थी? काली कुमाऊं में। काली कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा? सोमचंद के द्वारा। सोमचंद, काफी लोग थोरचंद को भी मानते हैं, लेकिन सोमचंद ये आयोग मानता है। उसके बाद देखिए काली कुमाऊं ही राजधानी रही, कब तक? 1563 तक। 1563 में अल्मोड़ा राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद। क्वेश्चन बनता है, कई बार कल्याण चंद भी दे देता है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। तो बालो कल्याण चंद ने राजधानी स्थानांतरित की। और उसके अलावा अल्मोड़ा में भैया आपका लाल मंडी का किला जो है, लाल मंडी का किला, जिसको हमारा क्या कहा जाता है? लाल मंडी किले को फोर्ट मोइरा, लाल मंडी किले को फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है, फोर्ट मोइरा, मोइरा, ठीक है। तो लाल मंडी का किला या फोर्ट मोइरा किले का निर्माण भी किसने किया? बालो कल्याण चंद ने किया। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चंद राजाओं में से निम्न में से सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? तो दिए गए विकल्पों में देखिए सबसे लंबा जो शासन काल रहा चंद शासकों में, वो किसका रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्ञानचंद। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है, ठीक है। ज्ञानचंद का शासनकाल इन सब में सबसे लंबा रहा, ठीक है। कब से कब तक रहा ज्ञानचंद का? तो ज्ञानचंद का शासनकाल रहा था भैया 1365 ईस्वी से लेकर आपका 1420 ईस्वी तक, ठीक है। देख सकते हैं आप कितना लंबा कार्यकाल है इसका, ठीक है। 20 और यहाँ लगा लीजिए आपके 35, तो लगभग आपका 55 वर्षों तक इसने शासन किया। देखिए 55 वर्षों तक शासन किया किसने? ज्ञानचंद ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, 1365 से लेकर आपका, ठीक है, कहीं कहीं पे आपको अलग तिथि भी दी होगी, 1374 से आपको दिया होता है 1419, लेकिन डेटा पे नहीं जाना, क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास के इस इतिहास में अगर बात करें तो विद्वानों में काफी मतभेद है, ठीक है। कभी ये तिथि भी देता है, याद रखना। इसके हिसाब से भी हम देखें सबसे लंबा कार्यकाल इसी का है। तो जो ज्ञानचंद था इसको गरुड़ ज्ञानचंद भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गरुड़ ज्ञानचंद। और ये चंद वंश का 29वां शासक था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और शक्तिशाली शासक भी था, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? और जो हमारे ज्ञानचंद है ना, इस ज्ञानचंद से संबंधित एक महत्वपूर्ण कॉपर प्लेट भी मिली है, ताम्रपत्र, जिसको कहा जाता है गोबासा ताम्रपत्र। गोबासा ताम्रपत्र पूछा आयोग ने पिछले एग्जामों में, ये किससे संबंधित है, किस शासक से? तो गोबासा ताम्रपत्र आपका ज्ञानचंद से संबंधित है। नीलू कठायत इसी के दरबार में क्या था? सेनापति था, लेकिन उसके साथ ये कुछ गलत घटनाएं कर देता है, ठीक है। और कटेहर राजा था एक खड़गू, तो कटेहर राजा खड़गू जो था भैया, उसका दमन वो कुमाऊं में भाग के आता है। तो कटेहर राजा खड़क सिंह के कुमाऊं में भागने का उल्लेख हमको मिलता है तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक से। तारीख ए मुबारक शाही इंपॉर्टेंट है, इसके टाइम पीरियड पे हुआ था ये, तब बता रहा हूं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। कहने का मतलब देखिए, कटेहर जो प्लेस था ना, वहां का एक सरदार था खड़क सिंह या खड़कू, इसने फिरोज शाह के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह कर दिया। तो जब दमन करने के लिए राजा आया उसका वहां से दिल्ली से, तो वो कहाँ भाग गया? कुमाऊं की तरफ। और इस घटना की जानकारी मिलती है तारीख ए मुबारक शाही से। और तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसने लिखी थी? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। ज्ञानचंद का सबसे इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है जो है गोबासा ताम्रपत्र, अच्छे से याद रखना, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और डोटी पर पहला अभियान जिसने किया था वो भी ज्ञानचंद ही था। डोटी पर अभियान करने वाला पहला शासक, ठीक है। हालांकि विजित नहीं होता, ये अभियान किया इसने, डोटी राज्य पे युद्ध।
सलोणादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो सलोणादित्य वंश भी आता है बीच में, है ना। जब हम प्राचीन वंश पढ़ते हैं तो वहां पर सलोणादित्य भी आता है। तो जो भी बालेश्वर का ताम्रपत्र या पांड्यकेश्वर के ताम्रपत्र हैं, माफ कीजिए अभिलेख हैं, उनसे हमको ये मिलता है कि सलोणादित्य के पुत्र जो थे हमारे इच्छर देव, ठीक है, इच्छर देव ने क्या किया था, सलोणादित्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और जो हमारा है देखिए, सलोणादित्य वंश कब आया था, तो हमारे निम्बर वंश के बाद आया था। जब कतूरी में हम पढ़े थे निम्बर वंश, निम्बर जब आता है, निम्बर वंश के बाद हमारा ये वंश निकलता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और सलोणादित्य वंश का ये भी पूछता है कि सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो सलोणादित्य वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वो था सुभिक्ष राजदेव, सुभिक्ष राजदेव। ठीक है, ये सबसे प्रतापी शासक था। चलिए आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी नगर किसने स्थापित किया? भाई ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है। देखिए हल्द्वानी किसने स्थापित किया था, तो हल्द्वानी को स्थापित करने वाला जो कमिश्नर था वो था विलियम ट्रेल। ठीक है, तो ट्रेल ने हल्द्वानी की स्थापना की थी। ट्रेल ने हल्द्वानी को सबसे पहले बोला था हल्दुओनी, क्योंकि यहाँ पर क्या थे, हल्दू के पेड़ थे बहुत से, जो हम पढ़ते हैं ना हल्दू, तो हल्दू का पेड़ जो है तराई क्षेत्र में होता है। हल्द्वानी जो है भाई वहां से प्लेन शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर काफी हल्दू के पेड़ थे। तो 1834 में ट्रेल यहाँ से गुजर रहा था, तो ट्रेल ने इसका नाम रख दिया हल्दुओनी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बाद में फिर ये हल्द्वानी बन गया, धीरे धीरे अपभ्रंश हो गया। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो हमारा तराई की तहसील का मुख्यालय था हल्द्वानी था ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में हल्द्वानी को तराई तहसील का मुख्यालय किस वर्ष से बनाया गया था? तो ये आपको बनाया था 1860 में रैमजे के द्वारा। हेनरी रैमजे ने 1860 में हल्द्वानी को क्या किया था, तराई क्षेत्र की तहसील का मुख्यालय बनाया था। ठीक है, तराई की तहसील का मुख्यालय हल्द्वानी में था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। बाकी ट्रेल से संबंधित जो भी फैक्ट है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। हेनरी रैमजे कुमाऊं के कमिश्नर कब नियुक्त हुए थे? तो हेनरी रैमजे भैया कुमाऊं कमिश्नर बना था आपका 1856 में। ठीक है, 1856 इसमें राइट आंसर है। इससे पूर्व वो डिप्टी कमिश्नर के पद पे काम कर चुका था। 1856 की मैं बात करूं तो एग्जैक्ट डेट आपको बता देता हूँ, 10 फरवरी 1856, 10 फरवरी 1856 को कुमाऊं कमिश्नर बनाए। ठीक है, और ये कब तक रहा आपका, 1884 तक, 1884 तक। यानी कि एक कमिश्नर के रूप में इसका कार्यकाल रहा टोटल 28 वर्ष। कमिश्नर के रूप में कार्यकाल कितना रहा, 28 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बहुत बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा शासक था ये ब्रिटिश हुकूमत में। और ये लॉर्ड डलहौजी का चचेरा भाई था। डलहौजी जो था उसका ओरिजिनल नेम था जेम्स एंड्रयूज रैमजे, और इसका हेनरी रैमजे। ठीक है, तो डलहौजी का चचेरा भाई था ये, चचेरा भाई। इसके अलावा हेनरी रैमजे को कहा जाता है क्या, किंग ऑफ कुमाऊं। किंग ऑफ कुमाऊं किसको कहा जाता है, तो हेनरी रैमजे को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी किए। कुमाऊनी लैंग्वेज भी आती थी, पहाड़ी भी इनको आती थी बोलते हैं, और साथ ही ये बिनसर में रहते थे वहां अपने आवास में। जब रिटायर हुए तो यहाँ से जाना भी नहीं चाहते थे, ऐसा बोला जाता है। और इनके पुत्र या जो भी बच्चे थे जबरदस्ती इनको ले गए यहाँ से, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, बाकी बहुत नाता था इनका अल्मोड़ा से। कहने का मतलब पहाड़ी जैसे ही बन गए थे यहाँ पे, इसलिए इसको कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, बेताज बादशाह, किंग ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है, साथ ही कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। ये भी इंपोर्टेंट है, याद रखना। बाकी इनके बहुत से कार्य जो कि मैं वीडियोस में बता चुका हूँ पूरा। मेन कार्यों की मैं बात करूं तो 1857 की क्रांति का दमन किया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में वन महकमा जो है इन्हीं के टाइम पीरियड पे स्थापित होता है, वन विभाग। और उसके अलावा देखिए हमारा जो कुमाऊं में वन विभाग है उसकी स्थापना भी इन्हीं के टाइम पे होती है। 1874 में इनका डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट आता है। ठीक है, और जो हमारा पटवारी था उसको राजस्व पुलिस की शक्तियां दी जाती हैं। तराई में बहुत से डेवलपमेंट इन्होंने किए थे, तभी इनको तराई का विश्वकर्मा भी कहा जाता है। तराई भावर जो था पहले गैराबाद था, वहां पे कोई जाना पसंद नहीं करता था, लेकिन इन्होंने वहां पे सुविधाएं दी तो लोग बसने लगे फिर। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत से अन्य काम है। अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ज्यादा बात नहीं करेंगे, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वही देखेंगे। हाँ, नैनीताल में जब पहली बार भूस्खलन आया था देखिए 1867 में, तो इन्होंने हिल सेफ्टी कमेटी की स्थापना की थी। ये भी इंपोर्टेंट है, 1867 में हिल सेफ्टी साइट कमेटी बनाई गई थी नैनीताल में। ठीक है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोलादीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप क्या था? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। उत्तराखंड हमारा रिवीजन महाकुंभ क्लास आप ले रहे हैं फ्री वाली यूट्यूब में, तो उसमें बताया मैंने जुडिशियल सिस्टम था किसका, गोरखाओं का। गोरखाओं की न्याय व्यवस्था थी ये। ठीक है, गोरखा लोगों की न्याय व्यवस्था। गोला द्वीप होता था, कड़ाई द्वीप होता था, तराजू द्वीप होता था। यानी कि जैसे गोला द्वीप है भैया आपका, कड़ाई द्वीप में क्या होता था, जो अपराधी होता था ना, अपराधी के हाथ खोलते हुए तेल में डाल दिए जाते थे। अगर हाथ जल गए तो अपराधी सिद्ध है।
नहीं जले तो निर्दोष साबित। तराजू द्वीप में क्या होता था, अपराधी को रात भर जेल में रखा जाता था, अगले दिन उसका वजन होता था, वजन कम हो गया तो दोषी माना जाएगा, वजन बढ़ गया तो निर्दोष साबित हो जाएगा। और ऐसे गोला द्वीप था आपका, ठीक है, ऐसे आपका तीर द्वीप भी था, एक तीर, ठीक है, तीर तीर भी फेंका जाता था एक जगह से, तीर लग गया तो आदमी दोषी हो जाएगा, तीर नहीं लगा तो आदमी आपका निर्दोष साबित। ऐसे आपका तैराकी वाला भी होता था, पानी में फेंक देते थे दोनों को, जो आरोप लगा रहा है और जो आरोपी है, जो उसमें से तैर के बाहर बच के आ गया वो आपका निर्दोष है, तैर के जो नहीं आ पाया, डूब गया खुदा न खास्ता, वो आपका दोषी है। तो अजीब टाइप के और बहुत ही खतरनाक प्रकार की इनकी न्याय व्यवस्था थी गोरखाओं की, जिससे यहाँ पर कुमाऊं गढ़वाल के लोगों में त्राही त्राही मान हो गया था उसमें, ठीक है। हे प्रभु वाला जो एक चलता है ना, मीम चलता है वो, हे प्रभु, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा हो, तो वैसी स्थिति हो गई थी, जगन्नाथ वाली भी स्थिति बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारी किससे थी, न्याय व्यवस्था से। कुमाऊं का अंतिम चंद शासक कौन था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार। तो कुमाऊं का जो अंतिम चंद शासक था वो था आपका महेंद्र चंद, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, महेंद्र चंद। तो महेंद्र चंद को भाई हमारे गोरखा पराजित कर देते हैं 1790 में, ठीक है, 1790 में महेंद्र चंद पराजित हो जाता है और 1790 में कुमाऊं में गोरखाओं का राज हो जाता है। गोरखाओं से किस युद्ध में इसकी हार हुई थी, तो हवलबाग युद्ध में, अल्मोड़ा का जो हवलबाग एरिया है ना, यहाँ पे युद्ध हुआ था और यहाँ पर क्या हुआ था, महेंद्र चंद की सेना हार गई, गोरखा जीत गए। क्लियर हो गया, याद रखिएगा। गढ़वाल के उस राजा का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गढ़वाल में देखिए भैया, आदिनाथ के नाम से जाना जाता था अजय पाल, ठीक है, ठीक है। तो अजय पाल को आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। अजय पाल बहुत इंपॉर्टेंट राजा है भैया, क्यों, क्योंकि सबसे पहले गढ़वाल का एकीकरण किसने किया, क्वेश्चन बनता है। तो गढ़वाल को यूनाइट करने वाला है, गढ़वाल को यूनाइटेड करने वाला जो शासक था वो कौन था, अजय पाल। गढ़वाल के 52 गढ़ों का एकीकरण किया इसने, 52 गढ़ थे उसमें, गढ़वाल के 52 गढ़ों को मिला के एक बनाया इसने, ठीक है। इसलिए इसको गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। जैसे अशोक था ना, साम्राज्य विस्तार कर रहा था अपना, लेकिन फिर क्या होता है, कलिंग का युद्ध होता है, तो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का मन द्रवित हो जाता है ना, तो युद्ध करना छोड़ देता है। लेकिन ऐसा ही अजय पाल के साथ भी हुआ था। अजय पाल ने क्या किया था, गढ़वाल के 52 गढ़ों को एकत्रित करने के लिए युद्ध किया, लेकिन एक गढ़ ऐसा था आपका उप्पूगढ़, तो उस उप्पूगढ़ को प्राप्त करने में कप्पू चौहान के सामने बहुत मतलब वो बहुत पसीना बहाना, मतलब दांतों तले चने चबवा दिए थे किसने, कप्पू चौहान ने अजय पाल को, फिर भी लेकिन जीती जाता है अजय पाल। तो इसलिए इसको भैया आपका गढ़वाल का आदिनाथ भी कहा जाता है, गढ़वाल का बिस्मार्क भी कहा जाता है, गढ़वाल का कृष्ण या भीम भी कहा जाता है, गढ़वाल का नेपोलियन भी इसको कहा जाता है, ठीक है, नेपोलियन, गढ़वाल का नेपोलियन भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये है भाई गढ़वाल का शासक अजय पाल। शासन कब से कब तक रहा, 1490 से लेकर शासनकाल रहा 1519 तक, ठीक है। राजधानी को देवलगढ़ कौन ले गया, चांदपुरगढ़ से अजय पाल, और देवलगढ़ से फिर कहां ले गया, श्रीनगर, कौन ले गया, अजय पाल। ये भी आपको ध्यान रखना है। अजय पाल का ओरा फेमस था, अजय पाल का जो पाथा था वो भी फेमस था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। और भी बहुत सी बातें मैंने बताई, उसके लिए आप रिवीजन क्लास महाकुंभ जरूर देखें। निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे। देखिए उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो पुरुषार्थ जो पत्र था बहुत महत्वपूर्ण पत्र था ये भी, ठीक है। और पुरुषार्थ पत्र आया था आपका किसके द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, गिरिजा दत्त नैथानी जी के द्वारा। नैथानी जी जो है ना भाई, उत्तराखंड में देखिए दो शब्द बनते हैं, एक बनता है उत्तराखंड में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कौन है, उत्तराखंड में पत्रकारिता का भीष्म पितामह, ठीक है, यानी कि दादाजी। तो दादाजी तो हमारे विश्वंभर दत्त चंदोला, विश्वंभर दत्त चंदोला पत्रकारिता के भीष्म पितामह, ठीक है। और वहीं अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड पत्रकारिता के जनक कौन है, फादर ऑफ जर्नलिज्म, उत्तराखंड में पत्रकारिता के जनक, पत्रकारिता के जनक, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा गिरिजा दत्त नैथानी जी, ठीक है। पत्रकारिता के जनक पूछेगा तो गिरिजा दत्त नैथानी जी। देखिए गढ़वाली सबसे पहले आता है, गढ़वाल समाचार 1902 में, उसमें काम किया। फिर गढ़वाली आया 1905 में, उसमें काम किया। बीच में जो पत्र के अन्य मेंबर थे उनसे मतभेद हुए, छोड़ दिया। फिर जाकर के उन्होंने 1914 में गढ़वाली को ज्वाइन किया, जब गढ़वाल एकता सम्मेलन होता है। अगले ही साल फिर इनसे खटपट हो गई, फिर उसके बाद छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। फिर उन्होंने अपना एक पत्र निकाला पुरुषार्थ, हालांकि ये पत्र ज्यादा चल नहीं पाया उस समय, ठीक है। तो देखिए
ब्रिटिश गढ़वाल में क्या था कि गढ़वाली उसमें उदारवादी नीति छाप रहे थे अपने पत्र में, लेकिन गिरिजादत्त नैथानी जो थे वो सच का साथ देते थे। तो वो पुरुषार्थ में उसमें राष्ट्रीय आंदोलन के जो उग्र विचार उपज रहे थे या राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी राजनीतिक चेतना थी वो जनता तक पहुंचाने के लिए इसमें काम करे थे पुरुषार्थ में, ठीक है। लेकिन फिर वही हुआ, आपको पता है दोस्तों, रोलेट एक्ट वगैरह जो थी चल रही थी उसमें, और भी चीजें थी, ठीक है। तो प्रेस एक्ट हो गया जो उत्तराखंड जो भारत में लगा था, प्रेस एक्ट की भी आलोचना की इसमें नैथानी जी ने, रोलेट एक्ट की भी आलोचना की, ब्रिटिशर्स की शोषणकारी या दमनकारी जो नीतियां थी उनकी भी आलोचना की अपने पत्र में। उसके बाद क्या हुआ, पत्र बिका नहीं, प्रेस बंद हो गई, ऊपर से जुर्माना अलग लगता था उसमें, क्योंकि जो भी पत्र उसमें अंग्रेजों के खिलाफ छापता था, अंग्रेज क्या करते थे, उन पर भारी भरकम क्या लगाते थे, जुर्माना। अब उस जमाने में कहाँ उतने पाठक पढ़ने वाले ही नहीं हुए ज्यादा अखबार कोई, और पैसा आएगा कहाँ से, विज्ञापन का मतलब हुआ नहीं, तो अखबार बेचारा बंद हो जाता था। अगर जो धनी आदमी है, सेठ आदमी है, वही चला पाता था, ठीक है, गरीब आदमी के बस का नहीं था। निम्न में से किस काल में गढ़वाल में गोरखा शासन था, ठीक है। तो सबसे पहले कुमाऊं में देख लो आप, कुमाऊं में गोरखा कब आए, देखिए महेंद्र चंद्रगौर है 1790 में आए, कब तक रहे, 1815 तक, ठीक है। यानी कि कुमाऊं में कितने साल शासन किया गोरखाओं ने, 25 साल, ठीक है। गढ़वाल में गोरखा कब घुसे, तो गढ़वाल में घुसे 1804 से 1815 तक, तो लगभग लगभग 10.5 से 11 साल बोलेंगे। गढ़वाल में कितने साल रहे गोरखा, तो गढ़वाल में शासन किया इन्होंने लगभग 11 वर्ष तक, ठीक है। तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों का गोरखा शासन से मुक्त हुए तो 1815 में, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए। ब्रिटिशर्स आंगल गोरखा युद्ध जब होता है हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड पे, तब जाके हमारा क्या होता है, उत्तराखंड से गोरखा अपने नेपाल वापस चले जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत की स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्षेत्र थे, ठीक है। तो 1947 तक देखिए, अगर हम देखते हैं ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत, तो हमारा पौड़ी जो था हमारा ब्रिटिश गढ़वाल में आता था उसमें, ठीक है। पहला तो इसमें सही हो जाएगा, पौड़ी आता था। दूसरा हमारा देखिए चमोली भी हमारा ब्रिटिश गढ़वाल में ही आता था। रुद्रप्रयाग जो था भाई उसमें चमोली का ही पार्ट था, तो रुद्रप्रयाग भी जो हमारा क्या हो जाएगा आपका, रुद्रप्रयाग का पार्ट भी ब्रिटिश गढ़वाल में ही आएगा, ठीक है। केवल उत्तरकाशी और टिहरी जो है हमारे 4 और 5 जो है ये आपका किसमें थे, ये टिहरी रियासत में थे, किसमें थे, टिहरी रियासत में, ठीक है। आधा गढ़वाल उसमें ब्रिटिशर्स ने इसलिए लिया क्योंकि जो टिहरी रियासत के पहले नरेश थे सुदर्शन शाह से डील हुई थी पैसों की अंग्रेजों की। सुदर्शन शाह को अंग्रेजों ने बोला था कि अगर हम आपका खोया हुआ साम्राज्य वापस दिलाएंगे तो जितनी हमारी आर्मी का खर्चा हो रहा है वो आप देंगे। अब सुदर्शन शाह कहाँ से देते भाई, वो तो उसमें भटक रहे थे, उनके पास तो वैसे कुछ नहीं था। तो अंग्रेजों ने क्या दिमाग लगाया, हमारा जो अलकनंदा थी, अलकनंदा नदी का जो पश्चिमी भाग है, केवल पश्चिमी भाग दे दिया किसको, राजा सुदर्शन शाह को, ठीक है। अलकनंदा का पश्चिमी भाग, यानी कि उसमें आता था टिहरी का क्षेत्र और उत्तरकाशी का क्षेत्र, इतना ही भाग आता था। हालांकि पहले रवाई परगना भी ब्रिटिशर्स के पास है, लेकिन बाद में वो चले जाता है टिहरी के पास, है ना, जहाँ पे रवाई घटना होती है। पहले वो ब्रिटिशर्स के पास था, लेकिन ब्रिटिशर्स वो वाला एरिया दे देते हैं राजा को, और राजा के पास हाथ क्या हो गया, धोखा हो गया यहाँ पे। अब राजा मरता क्या ना करता बोलते हैं। सिचुएशन जब खराब होती है तो वहां पर क्या होता है कि आपका हर जगह से विपत्ति आती है, आगे कुआं पीछे खाई। तो इसीलिए भैया टिहरी रियासत में उसमें जो वर्तमान टिहरी जनपद है और उत्तरकाशी यही भूभाग शामिल था। तो ब्रिटिश गढ़वाल में आ जाएंगे 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी 2 ब्रिटिश गढ़वाल में नहीं थे, वो टिहरी रियासत का भाग थे उस समय। उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक वंश कौन सा था, तो उत्तराखंड पर शासन करने वाला दिए गए विकल्प में जो प्रथम राजनीतिक वंश था वो हो जाएगा आपका कौन, राजनीतिक वंश हो जाएगा आपका कुनिंद, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कुनिंद जो थी भाई राजनीतिक शक्ति पहली जो थी उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कुनिंद थी, ठीक है। उसके बाद कार्तिकेयपुर या कत्यूरी आएंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका कुनिंद। अगला देखिए, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो देखिए प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले जानेंगे। प्रजामंडल की जो स्थापना थी श्रीदेव सुमन जी और अन्य ने की थी, श्रीदेव सुमन जी, ठीक है। इसमें कौन थे, श्रीदेव सुमन जी थे इसमें, ठीक है। श्रीदत्त बडोनी जी, श्रीदेव सुमन का भी ओरिजिनल नाम पूछ लेते कई बार, श्रीदत्त बडोनी इनका ओरिजिनल नाम था, ठीक है, बडोनी थे, बाद में इन्होंने श्रीदेव सुमन रखा अपना नाम। तो देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना देखिए आपके एक व्यक्ति थे, उसमें देहरादून में हुआ था प्रजामंडल स्थापित,
एक व्यक्ति थे श्यामचंद्र नेगी, तो उनके घर पे इसकी स्थापना की गई थी। इसमें श्रीदेव सुमन जी थे, गोविंद राम भट्ट जी थे, तोताराम गहरोला जी थे और अन्य और भी सदस्य थे। ठीक है, इसकी स्थापना देहरादून में इसलिए की गई थी ताकि उस समय क्या हो रहा था, टिहरी के जो लोग थे ना, टिहरी के लोगों के साथ जो है राजतंत्र के अधिकारियों के द्वारा ज्यादती हो रही थी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, यानी कि टिहरी गढ़वाल राज्य की जनता को टिहरी के राजा के शासन से स्वतंत्र करना, तो ये चाहते थे उस समय हमारे कौन, प्रजामंडल वाले। ठीक है, अब आपके लिए भी एक क्वेश्चन छोड़ता हूं, आप बताइए प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी देहरादून में। ठीक है, प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। अब ये देखिए क्यों दिलाना चाहते थे भी स्वतंत्रता, राजा अच्छा नहीं था क्या? राजा बढ़िया था भैया। राजा कभी भी कोई गलत काम करता है नहीं करता है, क्योंकि राजा जो है उसके पास वंशानुगत पद होता था पहले, है ना। राजा का पद हमारा राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी तो वंशानुगत था। जब हमारा भारत भी गणतंत्र हुआ तब जाके उसमें गणतंत्र का मतलब ही ये होता है कि जो देश या राज्य का सर्वोच्च पद होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, वो योग्यता के आधार पे होगा। कोई योग्य व्यक्ति राजा बनेगा या प्रमुख बनेगा। अब होता क्या था उसमें, टिहरी के जो राजा थे, टिहरी के राजा ज्यादा कहाँ रहते थे, भ्रमण पे। भ्रमण मतलब वो अन्य घरानों में भी जाते थे। देश में उतनी रियासतें थी, हम पढ़ते हैं आजादी के समय 550 से ऊपर रियासतें थी, तो राजा लोग अलग अलग रियासतों से रिश्ते रखते थे। कभी वो घूमने के लिए जाते थे, कभी टेक्नोलॉजी के लिए जाते थे, कभी कुछ अन्य काम के लिए जाते थे। तो जब राजा हमारा भ्रमण पे चले जाता था टिहरी का, ठीक है, तो उस समय जो टिहरी के अधिकारी होते थे उसमें बहुत से अधिकारी थे ना, जैसे कि टिहरी में तहसीलदार भी तो होता था उस समय भी, सेनापति भी होता होगा, वजीर भी होता होगा, दफ्तरी होता होगा, चौकीदार होता होगा, गार्ड होता होगा। ये लोग क्या करते थे, जनता को बहुत परेशान कर देते थे। जैसे मान लीजिए कोई टिहरी में जो हमारा पुल है, टिहरी के पुल में कोई सामान लेके देहरादून से आ रहा है या जा रहा है, तो उसकी पूरी चेकिंग होती थी। और चेकिंग चुंगी करके नाम पे क्या करते थे, उसमें चुंगी कर लिया जाता था। तो इस प्रकार के कुछ टैक्स थे, टैक्सों के नाम पे आदमी का पूरा सामान लूट लेते थे अधिकारी। अब वो बेचारा कहाँ आवाज उठाए। अब धीरे धीरे ये चीजें ज्यादा होने लगी। कई बार तो ये भी होता होगा दोस्तों, समझिए लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो मान लीजिए किसी अधिकारी को किसी गरीब आदमी की अगर पत्नी पसंद आ जाए तो उसके साथ वो गलत तो करता ही होगा ना। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि जब लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं होगा तो आदमी डरेगा, कभी कभी नहीं डरेगा। तो उस समय खुल्लम खुल्ला क्या कर रहे थे, जितने भी राज दरबार के कर्मचारी थे जो जहां जहां पोस्टेड थे, ये जनता पे ऐसा अत्याचार कर रहे थे कि भैया जनता परेशान हो गई। इसको देखते हुए इन लोगों ने बोला अब ये टिहरी की जनता को हम क्या करेंगे, इस राजतंत्र से मुक्ति दिलाएंगे। तो इसके लिए प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, समझ पाए होंगे। तो कितना खतरनाक समय था। आज तो देखिए अभिव्यक्ति की आजादी है, फंडामेंटल राइट है। ज्यादा देखिए किसी के पास सपोर्ट भी नहीं होता, सोशल मीडिया पे वीडियो लाइव डालता है तो अगले दिन ही पूरा सपोर्ट मिल जाता है उसको, है ना। तो उस समय का समय देखिए कितना खराब था। चलिए आगे देखेंगे, नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। तो 12वीं सदी में भैया उत्तराखंड की धरती पर राज करने वाला शासक था अशोक चल्ल। बहुत जगह पे इसका नाम है। ठीक है, अशोक चल्ल ने भैया 1191 1209, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो उस समय इसने देखिए खानदेश, केदार भूमि यानी कि जो गढ़वाल क्षेत्र है, दानव भूतल प्रदेश जो अन्य हमारे बहुत दुर्गम क्षेत्र थे, दानव भूतल प्रदेश हो गए, उसके अलावा हमारा मानस खंड हो गया, ठीक है, मतलब कुमाऊं रीजन। तो इन सभी राज्यों में यानी कि 12वीं सदी में भी गोरखा यहाँ तक पहुंच चुका था भाई। क्योंकि आप देखते हैं ना, इसका जो अभिलेख मिलता है अशोक चल्ल का, कहाँ पे मिलता है, गोपेश्वर चमोली में। गोपेश्वर चमोली का जो अभिलेख है, गोपेश्वर अभिलेख में वर्णन है इसका। तो यहां तक ये पहुंच गए थे 12वीं शताब्दी में। उसके बाद तो भैया फिर क्या हुआ कि बैकअप लिया गया, मतलब यहाँ के जो राजा थे उन्होंने कुछ ना कुछ किया कि जिससे ये वापस हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गोपेश्वर में अशोक चल्ल ने, बोला जाता है कि एक महल भी बनाया था, राजप्रसाद। राजप्रसाद कहा जाता है महल को, प्रासाद कहते हैं वैसे महल को। इसने एक राजप्रसाद बनाया था अपने लिए गोपेश्वर में, जिसका नाम था पदपाद। पदपाद नामक महल गोपेश्वर में किस गोरखा शासक ने बनाया अपने लिए, तो ये अशोक चल्ल था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सेशन लंबा हो जाता है। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती? तो कौन सी इनमें से ऐसी कास्ट है, ठीक है, जो कि आपकी हिमालय की एक प्री हिस्टोरिक कास्ट नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, शक। शक जो है आपकी, ये हमारी ऐतिहासिक जाति नहीं है। गंधर्व है, यक्ष है, किन्नर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर आप देखिए ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें हिमालय की प्राग ऐतिहासिक जातियों के बारे में बताया गया। जैसे कि ब्रह्म पुराण या वायु पुराण में आप पढ़ेंगे कुमाऊं क्षेत्र में कौन कौन रहते थे, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, किरात। किरात भी इनमें से एक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा हमारी नाग भी रहते थे, नाग जाति। और एक और थी, इसमें मेरे को याद नहीं आ रहा है,
आपका यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किरात, नाग, विद्याधर। ठीक है, एक जाति होती विद्याधर, विद्याधर। ठीक है, तो ये जातियां उसमें निवास कर रही थी, इसमें शक नहीं थी, शक तो बहुत बात की है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? बहुत बार पूछता है, तालेश्वर वाला पूछ लेता है आपसे, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में तालेश्वर ताम्रपत्र पूछा जाता है। ठीक है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र पूछा जाता है और कभी कभी बालेश्वर ताम्रपत्र भी पूछा जाता है। तालेश्वर ताम्रपत्रों में देखिए हमको मिलता है किसका उल्लेख, ऑप्शन बी हो जाएगा, पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर। ठीक है, तो तालेश्वर पत्र जो है हमारे ताम्रपत्र, इसमें पौरव वंश के बारे में बताया गया है और पौरव वंश की राजधानी इसमें बताई गई है कहाँ पे, आपकी ब्रह्मपुर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन बताया गया है? द्युतिवर्मन। द्युतिवर्मन, पौरव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन बताया गया है? द्युतिवर्मन। ठीक है, ये जो ताम्रपत्र है भैया आपका, ये किस लिपि में है? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इसकी लिपि है आपकी कौन सी? ब्राह्मी लिपि। तालेश्वर ताम्रपत्र किसमें है? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है, अच्छे से इसको याद रखना है आपने। क्लियर? चलिए, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका ताम्रपत्रों से। देखिए आपके दो तीन टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, या तो उनकी भाषा पूछ ली जाती है, या ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे जो तालेश्वर ताम्रपत्र है, इसकी भाषा कौन सी है? तो तालेश्वर ताम्रपत्र की भाषा है हमारी संस्कृत। ठीक है, संस्कृत है। और लिपि कौन सी है इसकी? तो लिपि हो जाएगी हमारी ब्राह्मी लिपि। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक और मन में सवाल गूंजता है कि जो तालेश्वर है, कई बार इसका जिक्र हो रहा है कहाँ भाई? ये तालेश्वर है, तालेश्वर है अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा से प्राप्त हुए थे ये तालेश्वर ताम्रपत्र 1915 में। ठीक है, 1915 में अल्मोड़ा से प्राप्त हुए तालेश्वर ताम्रपत्र। और अष्ट धातु में भी आए हैं, केवल ताम्र के ही नहीं है। ताम्र मतलब कॉपर प्लेट, मतलब क्या होता था, तांबे का कोई पट्टा होता था, उसमें गाड़ के लिखा जाता था राजा के बारे में, कोई भी चीज के बारे में। ऐसे ताम्रपत्र के अलावा अष्ट धातु यानी कि 8 धातुओं के जो हमारे अभिलेख हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। चलिए, इसमें ये बोला गया कि जो ये राज्य था ना, उसमें तालेश्वर राज्य, ये आपका गंगा से लेकर पूर्व में कर्नाली नदी तक था। कर्नाली नदी बहुत दूर हो गई। ठीक है, तो इतने एरिया में फैला हुआ था। द्युतिवर्मन इसका प्रतापी शासक बताया गया है। इसके अलावा विष्णुवर्मन नामक शासक का भी उल्लेख है। अग्निवर्मन नामक एक शासक है, उसका भी उल्लेख है, जिसने परम भट्टारक महाराजा धिराज की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? तो देखिए, अल्मोड़ा की स्थापना किसने की? अल्मोड़ा की स्थापना की थी बालो कल्याण चंद ने। ठीक है, राजधानी स्थानांतरित जिसने की वही तो करेगा। तो राजधानी स्थानांतरित की इसने 1563 ईस्वी में काली कुमाऊं से अल्मोड़ा लाया राजधानी। लाल मंडी का किला है, फोर्ट मोइरा भी बनाया इसने। और इसने अल्मोड़ा का नाम रखा था, ठीक है, अल्मोड़ा को उसमें आलमनगर कहा जाता था, क्योंकि थोड़ा मुगल वाला इंपैक्ट पड़ा हुआ था इस रीजन में। ठीक है, तो इसलिए आलमनगर भी एक पुराना नाम था अल्मोड़ा का, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। कुमाऊं के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ये तो आ ही गया क्वेश्चन, फिर आ गया महेंद्र चंद, ये अंतिम शासक थे कुमाऊं के चंद वंश के। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी दूसरा एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते, तो इस पे ज्यादा वो मत कीजिएगा आप। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू चल रहा है, रिपीटेशन होगा ही होगा भाई। तो कुमाऊं के चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद, ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, महेंद्र बाहुबली नहीं है, ध्यान रखना है। अब देखिए, प्रथम शासक का तो हर जगह पूछा जाता है, ऐसे कभी कभी अंतिम शासक का भी पूछा जाता है। तो महेंद्र चंद के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। महेंद्र चंद का शासनकाल 1788 से लेकर 1790। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये कार्यकाल था महेंद्र चंद का। क्लियर हो गया? और महेंद्र चंद के समय गोरखा नरेश कौन आया था जिसने आक्रमण किया था हमारा? गोरखा नरेश था उसमें नेपाल में कौन? रण बहादुर शाह। रण बहादुर शाह। ठीक है, गोरखा नरेश रण बहादुर शाह की सेना ने कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। उसमें हवलबाग का युद्ध हुआ था 1790 में, अल्मोड़ा में है हवलबाग। और युद्ध में महेंद्र चंद पराजित हो गए और भागकर चले गए कहा? कोटाबाग में। कोटाबाग जो एरिया है ना आजकल, ठीक है, तो कोटाबाग एरिया में चले गए महेंद्र चंद। ठीक है, वहां चले गए थे। इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त नहीं हुई, भाग के चले गए। मतलब उन्होंने गद्दी छोड़ दी, बोला यार तुम बैठो गोरखाओं से, मुझे छोड़ो भाई, मैं जा रहा हूँ। और इस प्रकार से चंद वंश का अंत हो गया और गोरखा शासन कुमाऊं में स्थापित हो गया था। हाँ, यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है कि गोरखा जो शासक आए थे उसमें उनको न्योता किसने दिया था अल्मोड़ा पे आक्रमण करने का? और ये न्योता दिया था उसमें किसने? हर्षदेव जोशी ने। ठीक है, हर्षदेव जोशी। ठीक है, इनको इसलिए विभीषण भी बोला जाता है। बहुत जगह पे हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का विभीषण कहा जाता है, क्योंकि ये खबर दे देते थे वहां, और उसके बाद अपने स्वार्थ के लिए, मतलब। ठीक है,
और इसलिए कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है हर्षदेव जोशी को, ध्यान रखना आपने। क्लियर। चलिए दोस्तों, तो यहीं पे सेशन समाप्त करेंगे। ये था आज उत्तराखंड पीवाईक्यू का पार्ट 14। आशा करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूले। बाकी देखिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। और हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं जल्दी। चलिए, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।